Good morning, students. Today I will teach about the fifth chapter of the geography in class 6. The name of the chapter is the major domains of the earth. Before this chapter, I have already taught about the four major chapters of geography. Namely, first chapter is the earth in the solar system in detail. Second, globe, latitudes and longitudes. Third, earth in the motions. फोर्थ, मैप्स। मैप्स के भी पार्ट बताया था हमने कि टाइप्स ऑफ मैप्स, फिजिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स एंड थीमेटिकल मैप्स। अगेन आई डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द मैप्स, मीन्स डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल्स। टुडे आई विल डिस्कस and give information regarding these chapters. You know, Earth is the unique planet. पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है और इसी ग्रह पे जीवन संभव है और किसी ग्रह पे जीवन संभव नहीं है। तो इसकी खूबियों को समझना, इसकी खूबसूरती को समझना ये ज़रूरी है। आपको पता है कि इसी पृथ्वी से संबंध है आपका लिथोस्फीयर, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर एंड बायोस्फीयर। ऑल दीज आर द फोर स्फीयर्स। स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। जैवमंडल एक नैरो गैप है जिसमें लैंड और वाटर और प्लांट्स का सामंजस्य है और इसी पे जीवन संभव है। लिथोस्फीयर सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ, ये एक स्थूल भाग है, ठोस भाग है, जिसमें आपको माउंटेन मिलता है, इसमें आपको प्लेट्यूज मिलते हैं, जिसमें आपको प्लेन्स मिलते हैं, जिसमें आपको वैलीज मिलते हैं। तमाम जितने भी अर्थक्वेक्स या ड्रॉट्स या जितने भी सारी घटनाएं होती, लैंडस्केप्स डिफरेंट टाइप्स की, वो इससे संबद्ध है और बड़ा मेजर पोर्शन है। इसके अलावा जो दूसरा एटमॉस्फियर है जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के गैसेस मिलते हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है एंड अदर गैसेस है। गैस भी हमारे जीवन सपोर्ट के लिए आवश्यक है, न केवल मानव के लिए बल्कि प्लांट्स के लिए भी, यानी फ्लोरा एंड फौना दोनों के लिए गैस नितांत आवश्यक है। बगैर आप वायु के सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से जल भी जीवन के लिए जरूरी है। तो जल एक लैंड, बड़ा मेजर लैंड मास है जिसे आप लिथोस्फीयर कहते हैं, जलमंडल जिसे आप हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जलमंडल। ये तकरीबन 71% भाग पे पूरा फैला हुआ है पृथ्वी के और 29% भूभाग पे स्थल भाग है। इस जलमंडल में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसमें सैलिनिटी है, इसमें टेम्परेचर है, इसमें टाइड्स, ज्वार भाटा है, डिफरेंट टाइप के करंट्स है, तरंगे हैं। तो एक सामान्य जानकारी आपको यहाँ पे दी जा रही है जलमंडल के बारे में, स्थलमंडल के बारे में, वायुमंडल के बारे में। ये तीनों इंटरेक्ट करता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर माने जैवमंडल के साथ, और यही जीवन मुमकिन है। तो ये एक सामान्य जानकारी आपको दी गई अबाउट द फोर स्फीयर ऑफ द अर्थ सरफेस। नाउ आई विल गिव सम डिटेल आइडियाज अबाउट द कॉन्टिनेंट्स। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स अकॉर्डिंग टू साइज। द लार्जेस्ट साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट इज एशिया। अगेन उससे छोटा अफ्रीका, उससे छोटा नॉर्थ अमेरिका, उससे छोटा साउथ अमेरिका, देन यूरोप, देन अंटार्कटिका और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है। इसमें आप एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में जीवन संभव है। सारी क्रियाएं दैनिक जीवन की हो रही है, विकास के काम हो रहे हैं। अंटार्कटिका एक मेजर लैंड मास एरिया है जो स्नो कवर्ड एरिया है। सिर्फ अभी इसका इस्तेमाल सिर्फ अनुसंधान के रूप में हो रहा है। अब मैं आप यहाँ पे
एशिया की खूबी के बारे में बताना चाहता हूँ कि व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एशिया। एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है जिसमें आप 1/3 एरिया टोटल वो लैंड एरिया है, और इसी कई देश शामिल हैं। कई हिमालय भी इसी का पार्ट है। यूराल पर्वत जो एशिया और यूरोप को सेपरेट करता है। कई लॉन्गेस्ट रिवर्स हैं जैसे यांगत्से कियांग, ब्रह्मपुत्र रिवर्स, गंगा रिवर्स, ये सभी पेरेनियल रिवर्स हैं। पेरेनियल मतलब होता है सदा निरा, साल भर बहने वाली नदियाँ। और इसी एशिया में आपको गंगा यमुना या गंगा ब्रह्मपुत्र जो है फर्टाइल लैंड्स हैं। एशिया का चीन में जितने भूभाग ये यांगत्से कियांग, सीकियांग, मिंकियांग नदियाँ हैं उसके वैलीज में खेती होती है। तो सबसे अधिक उर्वरा युक्त मृदा एशिया में है। और एशिया एक में बहुत सारे देश, चाइना है, भारत है जो विकासमान देश है, जापान भी है, विकसित देशों के कैटेगरी में आ गया है। और सारे देश हैं, साउथ कोरिया है जो विकासमान की स्थिति में है। तो भारत भी उसमें एक पार्ट है जो एशिया में एक अग्रणी देश है। दूसरा जो आपका अफ्रीका है, अफ्रीका भूभाग बड़ा भूभाग है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स है। दुर्भाग्य से इसमें जितना विकास इसका होना चाहिए उतना विकास नहीं हो पाया है। लेकिन यहाँ भी आपको बहुत सारे मिनरल्स हैं। उसके अलावा एक नाइल रिवर्स है, विश्व की सबसे लंबी, जो विक्टोरिया लेक्स निकल के जाती है, भूमध्य सागर में गिरती है। इसी के किनारे मिस्र है, नाइल रिवर्स में उर्वरायुक्त मृदा है जो खेती होती है, और बहुत सारे देश इसके किनारे बसे हुए हैं। और इसमें सहारा डेजर्ट्स भी है, वर्ल्ड का जाना माना। ज़्यादातर गरीबी है, कम देश विकसित हैं। साउथ अफ्रीका को निकाल दिया जाए और नाइजीरिया को, तो अधिकांश देश गरीबी से लड़ रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में यहाँ इसको विकसित किया जा सकता है, पूरी संभावना है। तीसरा, नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स। यहाँ पे मिसौरी मिसिसिपी रिवर से जो सबसे लॉन्गेस्ट है, और यही आपको जो है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को अलग करने के लिए इस्थमस है। इस्थमस का मतलब होता है मेजर लैंड मास को जो कनेक्ट करता है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ता है, इसे इस्थमस कहते हैं। और आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका में यूएसए है, कनाडा है जो विकसित देशों में शामिल है, और यहाँ की जीवन शैली अन्य देशों से काफ़ी भिन्न है। उसके बाद आप साउथ अमेरिका को देखें, वहाँ पे सबसे जो लॉन्गेस्ट रिवर अमेज़न है। इसके अलावा वहीं पे अमेज़न पर्वत भी है। इसके अलावा यहाँ पे ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो विकासमान देश है, डेवलपिंग कंट्रीज़ है। और भी पेरू है, चिली है, ये भी देश विकास की ओर अग्रसर हैं और विकासमान देशों में शुमार होते हैं। और यह दो तरफ से, एक तरफ पैसिफिक ओशियन है, उसके बाद एटलांटिक ओशन है, बीच में ये पोर्शन है नॉर्थ अमेरिका का भी और साउथ अमेरिका का। इसके अलावा यूरोप जो फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट्स है, बहुत सारे देश हैं। यूएस आपका, यूके है, फ्रांस है, जर्मनी है, नॉर्वे है, स्वीडन है, इटली है, स्पेन है, काफ़ी विकसित देश हैं। और विश्व पे यही यूरोप के देश पूरे विश्व पे वो काबिज थे और कब्जा किए हुए थे। भारत भी यूके का किसी ज़माने में उपनिवेश था, अब तो आज़ाद हो गया है। तो वहाँ पे भी बहुत सारी नदियाँ हैं, यूरल है, वोल्गा है, डेन्यूब है, और बहुत सारे फर्टाइल लैंड्स है। वहीं बीच में भूमध्य सागर मेडिटेरियन सी है, उसके इर्द गिर्द ग्रेप्स की खेती होती है। इटली है, स्पेन और उसके इर्द गिर्द। तो यूरोप सबसे समृद्ध, सबसे प्रॉस्परस, सबसे खुशहाल, हैप्पीनेस कॉन्टिनेंट्स है। इसके अलावा आपका अंटार्कटिका, जिसे हमने पहले बताया था, सिर्फ आपको अनुसंधान के दृष्टिकोण से
रिसर्च के दृष्टिकोण से इसका महत्व है। भारत भी अपना वहाँ पे अभियान ले जाता है, जैसा कि देख रहे हैं आप, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री, जहाँ इंडियन रिसर्च स्टेशन स्थापित किया गया है और उसके रहस्य को जानने का प्रयास किया जा रहा है। यहाँ के जो अंटार्कटिका में जो लॉन्गेस्ट रिवर्स है वो ओनिक्स रिवर्स है। खैर साल भर तो पूरा बर्फ आच्छादित ये इलाका है, इसका कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फ्यूचर में इसका इम्पोर्टेंट हो सकता है। लास्ट में ऑस्ट्रेलिया छोटा सा कॉन्टिनेंट्स है और काफ़ी विकसित देश है, बगल में न्यूजीलैंड भी है। तो ये यहाँ पे भी मरे डार्लिंग एक इम्पॉर्टेंट रिवर्स है। और उसके बाद यहाँ पे डेजर्ट्स भी पाए जाते हैं। 3-4 शहर हैं, पर्थ है, कैनबरा है, मेलबोर्न है जो फेमस है। तो इस तरह से आपने देखा 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में आपने जानकारी लिया। आज मैं सिर्फ आपको एक इंट्रोडक्शन दिया इस चैप्टर के बारे में। आगे चल के हम आपको डिटेल ओशन के बारे में, फिर एटमॉस्फियर का डिटेल बताएंगे, फिर लिथोस्फियर के बारे में बताएंगे, देन बायोस्फीयर बारे में बताएंगे। आज इतना ही। यहाँ तक अगर कोई आपको दिक्कत हो तो आप जो है हमसे कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।